नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुदस्वामी और लोहे स्तंभ। मरुदस्वामी आज बहुत खुश था। ऐतिहासिक कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोहा स्तंभ के सामने ले गया। धूल से भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुदस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्होंने तांबे धातु कर्म की जानकारी दी। उन्होंने लंबे तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यधिक विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, छलवा लोहा आदि। लौह स्तंभ। महरौली, दिल्ली कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर, वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसे बनने के समय जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र किया गया, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूनों स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोला, लंबे, कभी बड़े, छोटे, उन पर एक समान होता है। यह सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध तथा उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके प्रयोग कोई चीज़ें या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखते हैं। इसमें धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्राथमिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था। बाद के काल कुतुबनुमा ढांचे से तराशने हुए पत्थरों से ढका दिया जाता था। ऊपर सांची का महान स्तूप, मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल पहले तक चला। इस स्तूपों के ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक व्यासात जमाने तक का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश बाद के शासकों का काल से जुड़े हुए हैं। बाएं अमरावती एक विभिन्न शिल्पकृति, और इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। अमरावती की एक शिल्पकृति। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बनाए जाते थे, जिसे दक्षिणा पथ भी कहते थे। रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोर प्रायः मोती कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 200 साल पहले यह स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई गई। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्र द्वारा सजाया जाता था। इस काल के कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी। इस स्थान को पुरोहितों धार्मिक अनुष्ठान करते थे।
भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थल के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों के ऊपर काफी ऊंची तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों पर मंडप नाम की एक जगह होती थी या एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 महाबलीपुरम और एलोरा एहोल को ढूंढो। इन शहरों के पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर उसमें से यह यहाँ दिखाए गए हैं। ऊपर उत्तर प्रदेश भीतर गांव एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम का एक मातृक मंदिर। इसमें प्रत्येक मंदिर का एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया जाता था, इसलिए इसे एकामिस कहा जाता था। ईंटों से बनाए जाने के वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले के ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं एहोल का दुर्ग मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्चा करना होता है। इसके लिए आमतौर पर राजा रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढना, शिलाखंडों को खोद कर निकालना, फिर मंदिर स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान के शिलाखंडों को पहुंचाना होता था, या पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद स्तंभों, दीवारों की चौखट, फर्शों, छतों का आकार दिया जाता था आदि। इस तरह के तराशे ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्चा राजा रानी देते थे। इसके अतिरिक्त स्तूपों मंदिरों आने वाले भक्तजन उपहार के साथ लाते थे। इसमें इमारत की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी दांत का दांत काम करने वाले श्रमिकों के लिए संघ ने सांची की एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोह सुनार ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके पास नए खंभों और रंगोलियां। बाएं उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इस तरह की 2 मंजिला इमारत बनाया गया है। कमरों में प्रवेश को ध्यान से देखो। इसमें जैन भिक्षु रहते थे। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। एक मूर्ति का चित्र मिला। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो किस प्रकार की गुफाओं की खुदाई की गई होगी। ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रैलियों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को जानोगे तो इनका किनारे सारे लोग इन्हें बताने में, सजने में अपना योगदान दिया था। अजंता के चित्र। इसमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इसमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए विहार थे। इसमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिज से बनाए गए थे। एक महान कृतियों को बनाने वाले
कलाकार अज्ञात हैं। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई पुस्तकें महाकाव्यों की रचना की गई। उत्कृष्ट घटनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं और देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पनाथ की रचना की गई। इसमें एल्गो नामक कवि ने की। इसमें कोलिन नामक एक व्यापारी की कहानी है। शिल्प करने के लिए लिया गया एक वर्णन। एक और तमिल महाकाव्य मणि कल्लाई को करीब 1400 साल पहले सत्तर द्वारा लिखा गया। इसमें से कोलम तथा माधवी बेटी की कहानी है। ये रचनाएं सदियों पहले खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास अध्याय 9 संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ बहुत पहले प्रचलित थी, जिसमें पुराण भी शामिल है। पुराण शाब्दिक अर्थ प्राचीन। विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा जैसी पार्वती देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ। मेघदूत का एक श्लोक। इसमें देवी देवताओं की पूजा विधियाँ दी गई। इसके अतिरिक्त संसार की दृष्टिगत राजाओं के बारे में भी जानकारी कहानियाँ हैं। दो संस्कृतियों महाकाव्य रामायण महाभारत लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम कुछ कहानियाँ से परिचित होगी। महाभारत यह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। पुराणों में महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण एक प्राचीन कहानी जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के विभिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इसमें इसके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हें राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग कहानियाँ कहते थे, कविता गीतों की रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे, नाटकों देखते थे। इसमें से कुछ इस समय के आसपास जातक तथा पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा जनता के चित्र में दर्शाई गई जाती थी। इसमें से एक कहानी अगले पृष्ठ में दी गई है। बंदर की कहानी। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितिक खगोलीय अर्थ आर्यभट्ट ने संस्कृत के आर्यभट्टम नामक एक पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा कि दिन रात पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि सूर्य रोज निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितना आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बाहर में भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, इनके बारे में और पता लगाएं। शून्य अंक का प्रयोग पहले से होता रहा है। अब भारत के गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक चरक और सुश्रुत। चरक द्वारा रचित
चरक संहिता औषधि की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया। कल्पना करो, एक मंदिर मंडप में बैठे हो, अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करो। उपयोगी शब्द: स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान। निम्न में से सुमेल करो। खाली जगह भरो। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। आओ चर्चा करें। धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्याय में चर्चा हुई उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई उसे दिखाया गया है। पृष्ठ 104 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 और 9 में पढ़ा, इनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था। और भी जानकारी इकट्ठा कर किसी महाकाव्य से एक कहानी सुनाओ। आओ करके देखें। इमारतों तथा स्मारकों अन्य प्रकार के समकक्ष व्यक्ति के लिए एक अधिक प्रयोग योग्य कैसे बनाया जाए, इनके लिए सुझाव की एक सूची बनाओ। कागज के अधिक से अधिक उपयोग की एक सूची बनाओ। इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिला तो तुम किसे चुनोगे और क्यों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।